हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी नवंबर लगभग लास्ट मंथ ही चल रहा है। आज 24 नवंबर है। अब आपका जो रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसीज है वो कुछ ही दिनों में अब पब्लिश करने का टाइम आ गया है। जैसे कि आपको पता है, नोटिफिकेशन में जो डेट दिया गया था वो अक्टूबर से दिसंबर मंथ का दिया गया था, जिसमें रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आनी है। तो अब वैकेंसीज आने में कुछ ही समय बचा हुआ है। आप मैक्सिमम बोल सकते हैं 1 मंथ बचा हुआ है। अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सारा चीज़ चलता है तो फिर हो सकता है कि आपका इसी मंथ में वैकेंसीज आ जाए या फिर नेक्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन दिसंबर तक पूरा चांस है कि आपका वैकेंसीज आ जाना चाहिए। और अभी जो वैकेंसीज आने वाली है, आपका अभी क्या करना चाहिए आपको कि जिससे आपका मार्क्स बढ़े टेस्ट में, और फिर क्या नहीं करना चाहिए, आज हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे। और मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो डाला था उस पर कुछ भाई का लगातार कमेंट्स आ रहा है कि मैंने उनको बताया है कि आईटीआई कंपलसरी नहीं रहने वाला है रेलवे ग्रुप डी में, और आईटीआई नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, और या फिर मैंने उनको प्रोटेस्ट के लिए प्रोत्साहित किया है। तो आज उन सवालों पे भी हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि मैंने जो पिछला वीडियो में बोला था, मैंने क्लियर बोल दिया था कि रेलवे की तरफ से जो है नोटिफिकेशन पहले ही पब्लिश कर दिया गया है कि इस बार जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आनी है उसमें आईटीआई कंपलसरी है। लेकिन ये नहीं बताया गया है कि क्या आईटीआई जो आने वाली है क्या वो 100% सीटों पे आएगी, बिना नॉन आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म ही नहीं डाल पाएंगे, या फिर कुछ परसेंटेज सीट जो है उसमें नॉन आईटीआई वाले के लिए भी खाली रखा जाएगा। ये अभी तक रेलवे बोर्ड की तरफ से नहीं बताया गया था, जो कि मैंने उस वीडियो में यही बताया है। और मेरा हमेशा से कोशिश है कि जो भाई ये सोच के अपना पढ़ाई लूज कर रहे हैं या फिर बंद कर रहे हैं कि अब तो रेलवे में सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे ही फॉर्म डाल सकते हैं, मैंने उनको मोटिवेट करने का प्रयास किया है अपने तरफ से। और मान लीजिए कि जिस बच्चे के पास अब कोई ऑप्शन अभी नहीं है, उन्होंने आईटीआई नहीं करके रखा है और उनका बेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनके लिए अभी एक एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बचता है और फिर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम बचता है, जिसमें वो थोड़े बहुत मेहनत से क्वालिफाई कर सकते हैं और सेंट्रल जॉब में या फिर गवर्नमेंट जॉब में आप बोल सकते हैं कि वो आ सकते हैं। थोड़ा ये जॉब अभी भी और जॉब के अपेक्षा थोड़ा आसान बना हुआ है। मैं इसीलिए मोटिवेट करने का कोशिश कर रहा हूँ कि जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो जॉब में आना चाहते हैं, वो आने का कोशिश करें और आ जाएं, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी लगातार मिलती रहेगी। जो मैंने यही बात उनको समझाने का कोशिश किया है, जो एटलीस्ट मेरे ख्याल से 10 से 20% सीटें तो नॉन आईटीआई वाले के लिए रहेंगे ही। अगर मान लीजिए कि अभी एक अखबार में भी पब्लिश किया गया था कि 50,000 वैकेंसीज आने वाली है, 50,000 के लिए अगर 20% भी ओपन कैटेगरी वाले के लिए सीट रहती है, नॉन आईटीआई वाले के लिए, तो 10,000 सीटें होती है, कि जो कि 10,000 सीटें बहुत कम सीटें नहीं होती है। 10,000 सीटें बहुत ही अच्छी खासी सीटें होती है। हालांकि सारे बोर्ड में बंटने के बाद वो सीटें कम आपको नज़र आती है, लेकिन एक साथ 10,000 वैकेंसी कम नहीं होती है। मैंने उनको मोटिवेट करने का कोशिश किया। और जहाँ तक प्रोटेस्ट करने का सवाल है, ना तो मेरा चैनल इतना बड़ा है कि मेरे कहने पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाए या मेरे कहने से प्रोटेस्ट बंद हो जाए। मैंने ये कहा था कि अगर शिक्षक और छात्रों का मन हो, इच्छा हो, नहीं लगे कि नॉन आईटीआई वाले के लिए ग्रुप डी होना चाहिए, तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। फिजिकली प्रोटेस्ट की मैंने बात नहीं की है। प्रोटेस्ट आजकल ऑनलाइन भी प्रोटेस्ट होता है, ट्विटर कैंपेन चलता है, हम लोग ट्वीट करते हैं या फिर कहीं भी कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि फिजिकल प्रोटेस्ट की मैंने बात कही है। और वो भी जब शिक्षकों का या फिर छात्रों का सहयोग मिलेगा तभी ट्विटर कैंपेन या कुछ भी हो सकता है, मैंने उसकी बात कही है। मैंने प्रोटेस्ट के लिए किसी को भी नहीं बोला है। तो आप लोग पहले वीडियो को अच्छे से देखें, फिर ही कोई कमेंट्स करें। और मैं अब उन बातों पर आना चाहता हूं कि अब जो छात्र अभी प्रिपेयर हो रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, उनको क्या करना चाहिए। तो उनको अभी आप लोग अगर प्रिपेयर हो रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया होगा, अब होने वाला होगा। अगर नहीं हुआ है तो अब लास्ट में होने ही वाला होगा, कुछ समय में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि आपको अब टेस्ट देना चाहिए एटलीस्ट वीक में। अभी 3 से 4 टेस्ट तो देना ही चाहिए। 2 दिन में कम से कम एक टेस्ट दीजिए और उसका फुल सॉल्यूशन आप कीजिए। और टेस्ट में आप पहले स्टार्ट करें प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको ये पता होगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। आपको ये सारी बातें जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही आपको ये बात पता होगा। उसके बाद जब आपका प्रीवियस ईयर सारा समाप्त हो जाए, या सारा नहीं भी कर पाए, जब आपका नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाए या फिर फॉर्म सबमिट हो जाए, तो उसके बाद आप मॉडल सेट दे सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट 10 से 20
सेट तो प्रीवियस ईयर का लगाइए, जिससे आपको पता हो कि आखिर क्वेश्चन का टॉपिक क्या है, उनका जो लेवल है वो क्या है, उसी के रिलेटेड आसपास क्वेश्चन घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक से चेंज हो जाता है सारा टॉपिक, थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है, लेकिन अचानक से पूरा चेंज नहीं किया जाता है किसी भी एग्जाम में। तो इसीलिए आप उसको प्रीवियस ईयर को पहले करने का कोशिश करें। और आपको कोई भी टेस्ट सीरीज लें, उसमें आपका एक चैप्टर टेस्ट भी दिया रहता है, खास करके उन बच्चों को जो मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा वीक हैं, वो क्या करें, चैप्टर टेस्ट एटलीस्ट लगाए ही लगाएं। हालांकि चैप्टर टेस्ट सारा लगाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है तो मैथ्स और रीजनिंग का चैप्टर टेस्ट आप जरूर लगाएं। उससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक है वो थोड़ा मजबूत होते जाएगा। और चैप्टर टेस्ट में आप क्या करें, उसमें 10 से 20 क्वेश्चन ही रहते हैं, तो उसमें आप पहले किसी भी क्वेश्चन का पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें, या फिर 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 का आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। उसमें आप देखें कि 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जितने का भी टेस्ट है आपका, वो उसमें से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। मान लीजिए कि 10 में से आपने 6 किया और 4 नहीं कर पाया, तो उसका आप सॉल्यूशन फिर बाद में देखें। अगर आप टाइमिंग के साथ फर्स्ट अटैम्प्ट भी लेना स्टार्ट करेंगे चैप्टर टेस्ट में, अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो आप 10 क्वेश्चन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। और अगर आप किसी तरह पहुंच भी जाते हैं तो आप क्वेश्चन पे टाइम नहीं दे पाएंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको सीखने के लिए बहुत कम मिलेगा। इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, आप पॉज करके उसको बना सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन पे अटक गए हैं, आपसे नहीं बन रहा है, आपने स्क्रीनशॉट लेके रखा है या पॉज करके रखा है, तो उस टाइम आपका माइंड उस क्वेश्चन पे होगा, ना कि समय पे होगा। तो इससे क्या होगा कि आपका जो वो क्वेश्चन है ना, उसके बारे में आप ज़्यादा जान पाएंगे। और आप जब सॉल्यूशन देखेंगे उस क्वेश्चन का बाद में, जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो आपको ये पता होगा कि मैंने इस जगह पे मिस्टेक कर रहा था इस क्वेश्चन में, इस वजह से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये नेक्स्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, तो वहाँ आपका गलती होने का चांस बहुत कम हो जाएगा और आपका जो परसेंटेज है एग्जाम में आपका, वो बढ़ते चला जाएगा और गलती जो है आपका वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आप लोग चैप्टर टेस्ट जरूर दें और फर्स्ट अटैम्प्ट कोशिश करें पॉज करने का ही। उसके बाद फिर आप री अटैम्प्ट जो करते हैं उसको टाइमिंग के साथ स्टार्ट करें। हाँ, री अटैम्प्ट तुरंत नहीं करें, री अटैम्प्ट कम से कम 7 दिन 8 दिन 10 दिन उसको बीत जाने दें, उसके बाद री अटैम्प्ट करें चैप्टर टेस्ट का। फिर आपको पता होगा कि क्या मैंने पिछले जो चैप्टर टेस्ट दिया था उसमें जो मैंने मिस्टेक किया था, क्या वो मिस्टेक फिर से कर रहे हैं। अगर आप वो मिस्टेक फिर से कर रहे हैं तो उसमें सुधार कीजिए, वो मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए। और आप जो भी फुल लेंथ टेस्ट देते हैं उसको पॉज करके ना दें, उसको अपने तरीके से दें जैसे भी देते हैं, और उससे और सॉल्यूशन उसका निश्चित रूप से अच्छे से करें। और मान लीजिए कि आपने आज पहला टेस्ट दे दिया, दूसरा टेस्ट दे दिया, तो आप 7 दिन 10 दिन 12 दिन बाद आपने जो पहला टेस्ट दिया था उसको एक बार ज़रूर सॉल्व करें। अगर आप पूरा सॉल्व नहीं भी कर पाते हैं तो उन क्वेश्चन को ज़रूर से देखें जिसको आपने स्किप किया था, या फिर जो क्वेश्चन आपके गलती हो गए थे उनको निश्चित रूप से देखें अगला टेस्ट देने से पहले। उसके बाद फिर आप अगला टेस्ट दें। इससे आपका क्या होगा कि आपने जो पिछला गलती किया था उसमें आप निरंतर सुधार करते रहेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि आप जो है उसको री अटैम्प्ट भी कर सकते हैं, री अटैम्प्ट का भी ऑप्शन रहता है, उसमें आपका टाइमिंग भी कम लगेगा और आपको वो क्वेश्चन फिर से याद भी हो जाएगा, नॉलेज में भी रहेगा। तो लेकिन आप जो ये री अटैम्प्ट वाला जो क्वेश्चन करते हैं उसको कम से कम 10 से 12 दिन बीत जाने दें, तुरंत री अटैम्प्ट ना करें। तुरंत री अटैम्प्ट करने से आपको प्रॉफिट नहीं पता होगा, क्योंकि आपने वो क्वेश्चन अभी तो हाल फिलहाल में करके गया था, तो वो सारे माइंड में रहता है। कुछ दिन उसको बीत जाने दे, उसके बाद चैप्टर आप जो टेस्ट सीरीज 1 दिए थे, 2 दिए थे, 3 दिए थे, उसको एक बार फिर से करते जाएं, इधर निरंतर रूप से आगे बढ़ते जाए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चला जाएगा और आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। इससे आपका अगले टेस्ट में नंबर निश्चित रूप से बढ़ने को मिलेगा। आप एक बार ये प्रक्रिया करके देखें, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।